गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिव्य प्रताप सिंह स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे डीके गोयल बुक से। और आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके सामने फ्रंट ऑफ वाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है फॉर द क्लास 11th। और ये हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। आपको पता है आपके क्लास 11th में मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस स्टैटिक्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको आज टीच करने जा रहा हूँ पहला चैप्टर। जो आपका सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, और जो पहला चैप्टर है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर क्या है? चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीन क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग करते क्यों हैं, वाई नीड फॉर अकाउंटिंग। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि अकाउंटिंग ये होता है कि जब भी देखो भाई 3 फील्ड होता है। एक होता है आपके जो अब तक का पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले आप जान लो कि 3 स्ट्रीम होता है मेनली, या 4 स्ट्रीम होता है। आर्ट्स को ले ले तो साइंस होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। साइंस में आपका बायोलॉजी स्ट्रीम होता है और मैथ स्ट्रीम होता है। कॉमर्स में आपको पता है कॉमर्स होता है जिसमें बिजनेस होता है, इकोनॉमिक्स होता है और आपका अकाउंट्स होता है। वैसे ही बायोलॉजी में भी साइंस होता है, साइंस का बायोलॉजी वाला स्ट्रीम। और उसके बाद एक आर्ट्स होता है जिसको ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आर्ट्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी स्ट्रीम हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन सबके मीनिंग पे ना जाते हुए हम अकाउंट्स के मीनिंग पे आएंगे। तो अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? अकाउंट्स का मीनिंग ये है कि आप बिना अकाउंट्स के कोई भी वर्क कर ही नहीं सकते, बिना अकाउंट्स के। सपोज करो आप कोई भी वर्क कर रहे हो, और उसमें जो है आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो। अकाउंटिंग का मतलब होता है ना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मीनिंग यहाँ पे क्या आया? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ सेल या परचेज करते हो, तो उसकी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि क्यों अकाउंटिंग करनी पड़ती है और क्यों सेल और परचेज की अकाउंटिंग हम करें। सबसे पहले मैं बता दूं, आप समझ लो, आप एक अपने अगल बगल किसी भी एक छोटे स्मॉल बिजनेसमैन को देख लो आप लोग, ठीक है, जो कि सपोज करो एक किराना स्टोर की दुकान है या जनरल स्टोर की दुकान है। और सपोज करो कि आप उसके यहाँ से कुछ सामान खरीदने जा रहे हो और आप सामान लेके चले आ रहे हो। तो आपको पता है कि सामान आजकल जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वो मेनली 3 वे में करते हैं हम लोग। या तो हम लोग सामान लेंगे और उसको कैश दे देंगे, कैश दे देंगे हम, या तो सामान लेंगे और या तो बोलेंगे भैया लिख लो मेरे नाम पे, यानी क्रेडिट पे ले लेंगे वो सामान। या तो आजकल का आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम का ज़माना आ गया है, डिजिटल इंडिया। सामान लेंगे और हम उसको बैंक में पे कर देंगे, यानी बैंक के थ्रू पे कर देंगे, बैंक के थ्रू उसका पेमेंट कर देंगे। यानी चेक से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन वो डिजिटल इंडिया के थ्रू है। हम लोग जो बुक में पढ़ेंगे वो बैंक पढ़ेंगे, और बैंक में हम जो पेमेंट होता है वो चेक के थ्रू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो दुकानदार है वो सिर्फ आप ही को तो सामान नहीं बेच रहा है ना, हम तो एक बार जा रहे हैं उसके यहाँ परचेज करने, लेकिन वो तो दिन भर में बहुत लोगों को सेल कर रहा है ना, तो वो बहुत लोगों को कैश भी सेल कर रहा होगा, बहुत लोगों को क्रेडिट भी सेल कर रहा है, बहुत लोग उसको चेक भी देते होंगे। लेकिन कहने का मीन्स ये है कि क्या वो सारे रिकॉर्ड को अगर किसी बुक में नहीं लिखे तो क्या वो अपने मेमोरी में याद रख पाएगा? क्या आंसर होगा, नहीं रख पाएगा। क्योंकि अगर वो एक दिन का रिकॉर्ड अगर माइंड में याद भी रख लेगा तो 1 महीने का नहीं रख पाएगा। सपोज अगर उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, अगर वो 1 महीने का भी याद रख लिया तो वो 6 महीने का नहीं रख पाएगा। 6 महीने का अगर याद कर लिया, अगर कोई सुपरमैन टाइप का रहा, अगर 6 महीने का भी याद कर लिया तो वो 1 साल का तो पक्का है कि वो कोई भी हो तो वो याद नहीं कर पाएगा, भले ही उसका कितना भी IQ लेवल हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो
ट्रांजैक्शन है ना, उन ट्रांजैक्शन को हम याद नहीं रख पाते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम याद नहीं रख पाते हैं। दैट्स वाई हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और वही हमारा अकाउंटिंग होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, चीज़ों को रिकॉर्ड करना। और चीज़ों का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन, जो भी परचेज एंड सेल होता है, उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम बोलते हैं, जब रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे वे होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अकाउंटिंग के बहुत सारे वे हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोग कैरी करेंगे डीके गोयल की बुक, डीके गोयल की बुक। और पूरे डीके गोयल की बुक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी मेन टॉपिक होगा, जो भी मेन टॉपिक होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो इसमें सबसे पहले बोल रखा है इसने कि अकाउंटिंग का कैरेक्टरफाई किया है इसने अकाउंटिंग का। और सबसे पहले बोला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस। बोल रहा है कि अकाउंटिंग क्या है आपका, बोल रहा है नंबर फर्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है, ठीक है, और साइंस भी है। बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट्स भी है और साइंस भी है। मैं एग्री करता हूँ, अकाउंटिंग आर्ट्स भी है और साइंस भी है। साइंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, प्रूफ हो जाती हैं। चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे, प्रूव हो जाती हैं। चीज़ें जो है वो प्रूव हो जाती हैं। आर्ट इसलिए है बिकॉज ये बहुत पहले के टाइम से चलता आ रहा है। जब हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, जब हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, उस टाइम भी हम ट्रांजैक्शन करते थे। यानी जब आप इमेजिन करो, जब हमारे इंडिया में ही मान के चलो, इंडिया में जब रुपी नहीं था, जब पैसे नहीं थे हमारे देश में, यानी जब पैसे बनते ही नहीं थे, सिर्फ सोना चांदी चलता था, ठीक है, तो सबके पास तो सोना चांदी होता नहीं था। तो उस टाइम होता क्या था, उस टाइम पे होता था चीज़ों का एक्सचेंज। चीज़ों का क्या होता था, एक्सचेंज होता था। अगर किसी को गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है, गेहूं की ज़रूरत है, तो वो मार्केट में जाता था और जो उसके पास ज़्यादा है, जैसे मेरे पास चावल ज़्यादा है और मुझे गेहूं चाहिए, तो मैं जाके चावल मार्केट में बेचूंगा और उसके बदले गेहूं लूंगा। यानी सामान के बदले सामान लिया और दिया जाता था, वो एक्सचेंज सिस्टम था। तो वो आर्ट भी है, बहुत टाइम से चल रहा है आपका, जो है बहुत टाइम से चल रहा है, वो आर्ट भी है। और आपका साइंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आगे पढ़ोगे आप लोग, एक वर्ड आएगा डेबिट और एक वर्ड आएगा क्रेडिट। यहाँ पे हम चीज़ों को जो है रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट के वे में, डेबिट और क्रेडिट के वे में। और ये हमारा हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो प्रूफ भी हो जाती हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रूफ भी हो जाती हैं। सो ये आर्ट्स भी है और आपका साइंस भी है। अब उसका सेकंड टॉपिक जो बोल रहा है, जो आपका सेकंड टॉपिक बोल रहा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल की बुक। और जो सेकंड टॉपिक बोल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। सेकंड टॉपिक बोल रहा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। इसका मीन्स क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये है कि मैंने बोला ना अभी, हम लोग परचेज और सेल को जो है रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जो है सिर्फ हम उसी चीज का रिकॉर्ड करते हैं जिसका मेजर मनी में होता होगा, जिसका मेजर मनी में होता होगा। यानी हम फाइनेंशियल का मतलब हो गया मनी में, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो फाइनेंशियल के वे में होगा। और फाइनेंशियल का वे क्या होता है, मनी होता है। फाइनेंशियल का वे क्या होता है, मनी होता है। इसका मतलब जो है जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म में होना चाहिए, वो जो है वो मनी के टर्म में होना चाहिए। ओके, आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट है। यानी वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा होगा, ठीक है। ओके, थर्ड वन टॉपिक है आपका, थर्ड वन टॉपिक है इसके बाद जो है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने अभी बोला फिर से, जो भी ये रिकॉर्डिंग है ना, ये किस टर्म्स में होना चाहिए, मनी के टर्म्स में।
ये मनी की टर्म्स में होना चाहिए, यानी आपके पास पैसा आता हो पैसा जाता हो, ठीक है, सेम है। यहाँ पे फाइनेंशियल बोला है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग टर्म्स इन मनी बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लासिफाइंग समराइजिंग है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिफाइंग का मतलब है यहाँ पे हम अकाउंट को जो है वो क्लासिफाइंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर समराइजिंग में है जो है हम अकाउंट को एक जगह पे जो है देखते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या होता है। जैसे आप अपने बुक में देख लो, दिया है अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल में बोला है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद आता है जनरल, जनरल के बाद लेजर आता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट वन आता है आपका बैलेंस शीट। मैं इस चीज़ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये आगे चैप्टर है या मेन टॉपिक है, तो आगे मैं बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, तो बेसिक्स पे ही चलते हैं, ये आपके चैप्टर हैं आगे जो भी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका है बिजनेस में कम्युनिकेशन, बिजनेस में है आपका कम्युनिकेशन, आपका है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग ये हुआ कि जो भी चीज़ आप बिजनेस में करते हो वो बिना कम्युनिकेट किए आप नहीं कर सकते, यानी आपसी संवाद। आपको सपोज करो आपके पास सिर्फ बिजनेस इसी वे में नहीं होता है कि आपके पास कोई डायरेक्ट कस्टमर आएगा, आप उस डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेच दोगे, आपको करना ये पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा। हो सकता है कि आपको वो फ़ोन पे ऑर्डर करे, वो आपको मेल पे ऑर्डर करे, मेल करे आपको, ठीक है, जो भी हो, यानी कहने का मतलब ये है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट तो बहुत वे में हो सकता है, ऑन मेल हो सकता है, ऑन व्हाट्सएप हो सकता है, बहुत सारे वे हैं जहाँ से वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, और उस कम्युनिकेट के वे पे भी हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये भी एक अकाउंटिंग का आपका टर्म है। मैं आपको और थोड़ा सा इसको बताने से पहले कुछ इसमें आपको चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी के वे में समझोगे। आप क्लास 11th में हो और क्लास 11th में जो है दो चीज़ आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, दो चीज़ आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, और एक है उसमें जो है कि क्लास 11th में आप अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानोगे। दो टर्म होगा आपके पास, एक होगा बिजनेस, एक होगा बिजनेस, और दूसरा टर्म होगा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, दो टर्म्स होंगे। हम अकाउंटिंग हमेशा दो टर्म्स के लिए करते हैं, और वो जो दो टर्म्स है, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेसमैन। अब देख लेते हैं कि बिजनेस कौन होता है और बिजनेसमैन कौन होता है। सपोज करिए हमने कोई स्टार्ट किया फॉर्म, हमने कोई स्टार्ट किया फॉर्म या कंपनी, हमने कोई स्टार्ट किया फॉर्म या कंपनी, और उस फॉर्म या कंपनी का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूं, सपोज प्रताप ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया आपका फॉर्म या कंपनी का नाम, फॉर्म या कंपनी का नाम। तो ये हो गया आपका क्या, ये सारा चीज हो गया आपका बिजनेस, ये सारा चीज हो गया आपका बिजनेस। और इसको जो मॉनिटरिंग करेगा, जो इसको मॉनिटरिंग करेगा, जो इसका काम देखेगा, जो इसका काम करवाएगा, वो होता है बिजनेसमैन, वो होता है बिजनेसमैन। अकाउंटिंग आप क्लास 12th में करोगे बिजनेस के अकॉर्डिंग या बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको बताएगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन मेनली आप जो अकाउंटिंग करोगे वो करोगे बिजनेस के अकॉर्डिंग। आपकी जो अकाउंटिंग होगी वो मेनली होगी बिजनेस के अकॉर्डिंग। यानी आपको ये माइंड में रख लेना है कि क्लास 11th में आपके लिए 12th में जाओगे तो आपका चेंज हो जाएगा, वहाँ पे होगा पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और फिर सेकंड बुक जब वहाँ पे पढ़ोगे तो वो वहाँ पे हो जाएगा कंपनी एंड शेयर होल्डर। लेकिन यहीं पे रहते हैं क्लास 11th में ही, और देखते हैं क्लास 11th में क्या हो जाएगा आपका, दो लोग होंगे बिजनेस और बिजनेसमैन, और आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग करनी होगी। ये आप बिल्कुल माइंड रखे रहिएगा कि इसके अकॉर्डिंग और कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपका टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स है जो बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बोल रहा है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो भी रिकॉर्ड होता है उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं।
सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक वर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें होती है ना वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे मैं बोलूँ 20 अगस्त, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया जिसको मैंने बोला 20 अगस्त, और यहाँ पे मैंने कुछ लेन देन किया यानी परचेज एंड सेल किया। उसके बाद मैंने बोला 21 अगस्त, यानी ये नंबर में जाएगा 21, 22, 23, या गैप भी होगा तो 25, 28 ऐसे करके जाएगा। बीच में कोई डेट मिक्स नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 20 अगस्त और यहाँ पे मैं कर दूँ 18 अगस्त, यहाँ पे मैं कर दूँ 18 अगस्त। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएगा, यानी आगे बढ़ते हुए जाएगा, यानी जो भी इसकी अकाउंटिंग होगी वो सिस्टमेटिक वे में होगी, मिक्सअप अकाउंटिंग नहीं होगी। जो भी अकाउंटिंग होगी वो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग होगी। उसके बाद सेकंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। बोल रहा है कि हम जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं वो वेरियस पार्टी से करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम अकाउंटिंग करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करते हैं और अपने बिजनेस को कैरी करते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। इससे क्या होता है, अकाउंटिंग करने से क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग करने से ये होता है कि हमारा जो एसेट है, जो हमारा एसेट है वो प्रोटेक्टिव रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपके लिए एक वर्ड नया आया है, एसेट। अब एसेट क्या है? एसेट का मीनिंग ये होता है कि जो आपके पास, जैसे आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास लैंड है, आपके पास कोई मशीन है, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें एसेट हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, आपके एसेट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद आपका बोल रहा है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। इससे आपका मैनेजमेंट भी सही रहता है, इससे आपका जो है मैनेजमेंट भी रहता है सही, जो कि बिल्कुल सही तरीके से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे प्लानिंग आराम से कर सकते हो, कंट्रोलिंग इजीली कर सकते हो, और आप डिसीजन लेने में भी आपको बहुत यहाँ पे इजी रहता है। उसके बाद जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक इसमें है ट्रस्टशिप। इसमें जो है वो ट्रस्टशिप रहता है। आप बिजनेस में जो है जब कैरी करते हो, जब कोई भी कंपनी बनाते हो, तो उसका एक टास्क होता है जिसको कंट्रोलिंग, कुछ रिसोर्सेज करते हैं, इंटरप्राइजेस करते हैं, और उनका मैनेजमेंट करके जो है कुछ ट्रस्टी होते हैं जो अपना फंड वहाँ पे लगाते हैं। एक ट्रस्टीशिप होता है यहाँ पे, यानी 3, 4, 5 लोग होते हैं जहाँ पे फ्रॉड का चांसेस कम होता है, और वहाँ से, वहीं से ट्रस्टीशिप से ही लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को वहाँ से मैनेज करते हैं या फिर जो है एडवाइस करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें कंप्लेंट्स ऑफ द लीगल नीड्स। ठीक है, आपको पता है इस टाइम पे जीएसटी भी आ चुका है, जीएसटी आ चुका है, एक चैप्टर भी मिलेगा क्लास 11th में, सो आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जीएसटी जो भी आपका जो है अकाउंटिंग होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भी आपका अकाउंटिंग होता है वो लीगल वे में होता है, लीगल वे में होता है। 2 वे होता है, एक लीगल वे होता है, एक इलीगल वे होता है। अकाउंटिंग लीगल वे है, सो यहाँ पे जो भी बिजनेस का टर्म्स होगा वो लीगल वे में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होती है। आपको बोल दिया गया कि आप ये वर्क करोगे, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स कर दी गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स कर दी गई है, यानी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लिमिटेड हो, वहाँ पे आपको ये वर्क करना है, इससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अकाउंटिंग है, उसके बाद जो है अकाउंटेंसी बोल रहे हैं। अकाउंटेंसी एक टॉपिक है। अकाउंटेंसी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टाइप्स ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग बेसिक पार्ट को लेके चल रहे हैं, बिकॉज आने वाले चैप्टर में सिर्फ बेसिक्स ही है। ठीक है, तो आपका जो है बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब फिर से वही हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीन्स ये हुआ कि जो भी आपकी अकाउंटिंग होगी वो मनी के टर्म्स में होगी। यहाँ पे डीके गोयल के बुक में क्या किया है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया है। बार बार रिपीट करने का रीज़न ये है कि जब वो बार बार रिपीट करेगा तो आप क्लास 11th में हो, आज तक कॉमर्स नहीं पढ़े हो, आज तक अकाउंट्स नहीं पढ़े हो, और बार बार जब एक चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है, तो वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो बोला है इसमें क्या, फाइनेंशियल। ठीक है, बोला है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब मैंने बता दिया कि वो मनी के टर्म्स में होगा, वो क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, जहाँ मनी का मेजर किया जाता हो। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये पता करते हैं कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, मैंने बोला क्लास 11th में आपके पास दो ही टर्म्स है, या तो आप बिजनेस हो या तो आप बिजनेसमैन हो। तो जो भी हम सामान बनाते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उसका कॉस्ट कितना आता है उसकी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सामान अगर हम सोल्ड करते हैं, कोई भी सामान हम बेचते हैं, तो उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और कुछ उसका सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो है वो डिफरेंस होता है। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं कि किसी सामान को हमको बनाने में कितना कॉस्ट आया, हम उसकी भी अकाउंटिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कंपनी कैसे कैरी करनी है, कैरी करनी है, कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है, कंपनी में कब कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ईटीसी जितने भी टर्म्स होते हैं हम उसमें मैनेजमेंट के थ्रू उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। जब हम बिजनेस करेंगे तो हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। उस टैक्स के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। जैसे आपको पता है इस टाइम पे जीएसटी आ गया है, तो हम जीएसटी के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं। यानी जो भी हमारे बिजनेस का सेलिंग, परचेजिंग, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसके लिए हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी गुड्स, थोड़ा देख लीजिए इसको, कोई भी गुड्स का मतलब होता है सामान, थिंग्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। जैसे मैं बोलूं कि ये मार्कर है, तो एक मार्कर है तो मैंने मार्कर बोला, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर एक ट्रक मार्कर आ रहा है तो ये रॉन्ग है। मैं बोलूँगा एक ट्रक मेरा गुड्स आ रहा है। जो सामान बल्क में आए उसको हम गुड्स बोलते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। जो बल्क में आए गुड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बल्क में होती है उसको गुड्स बोलते हैं। सिंपली गुड्स का मतलब सामान होता है, ठीक है। तो जब गुड्स हम कोई प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन पे कुछ हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी की मतलब जिम्मेदारी, दायित्व, ठीक है। कुछ लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का मीन्स ये है कि ये जो गुड्स है कहीं हार्मफुल तो नहीं है, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हार्मफुल का मतलब क्या है, नुकसानदायक। कहीं ये गुड्स जो है कस्टमर जब कंज्यूम कर लेंगे इसको, तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस गुड्स का, ठीक है। तो हमारे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी है कि जो भी हम गुड्स बनाएंगे वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव वे का वर्क करेगी, पॉजिटिव वे में रहेगी, उसका कोई नेगेटिव वे नहीं होने पाए। कंपनी जब भी कोई सामान बनाती है, जब भी कोई गुड्स का प्रोडक्शन करती है, तो वो यही मान के चलती है कि मेरे सामान का यूटिलाइज होगा, डिसयूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यानी उस कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, बोल रहे पार्टीज इंटरेस्टेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ पार्टीज होती हैं, जैसे इंटरनल यूजर होता है, ठीक है। इंटरनल यूजर कौन होता है, सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनल यूजर कौन होता है। इंटरनल यूजर का मतलब हो गया जो डायरेक्ट बिजनेस में वर्क करते हैं, ठीक है। वो कौन होते हैं, वो इंटरनल यूजर होते हैं जो डायरेक्ट बिजनेस में वर्क करते हैं। उसके बाद होता है उसमें इंटरनल यूजर में है सबसे पहले ऑनर। ऑनर क्या होता है, ऑनर आपका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। बिजनेस से क्या करता है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, यानी वो बिजनेस में डायरेक्टली क्या है, इंटरमीन है, यानी जो है वो क्या है, इंटरनल यूजर है। फिर सेकंड टॉपिक है उसमें मैनेजमेंट। वही क्या होता है, आपका ऑनर ही सारा मैनेजमेंट का वर्क देखता है, ठीक है। सेकंड वन है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल यूजर का मीन्स ये हो गया कि जो भी लोग उसमें बाहर से वर्क करें, वो कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर का मतलब हो गया, बताया भी है, जैसे इन्वेस्टर। कंपनी जब हम खोलेंगे, कोई बिजनेस खोलेंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारा पैसा हम ही लगाएंगे, सारा पैसा हम भी लगाएंगे, कुछ लोग और इन्वेस्ट करेंगे, यानी इन्वेस्टर क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लो, क्रेडिटर का मतलब होता है कि मैंने किसी को सामान बेचा है और उससे हमको क्या करना है, पैसे लेना है, ठीक है।
पैसे लेना है, सॉरी वो है डेप्टर। दो चीज होता है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, दो चीज होता है, एक होता है डेप्टर और एक होता है क्रेडिटर। ठीक है, एक होता है डेप्टर, एक होता है क्रेडिटर। ये होता है हम लोगों के लिए पॉजिटिव वे, ये होता है हम लोगों के लिए नेगेटिव वे। ठीक है, पॉजिटिव वे नेगेटिव वे का मीन्स क्या है? पॉजिटिव वे नेगेटिव वे का मीन्स ये है कि डेप्टर यानी जिसको हमने सामान बेचा है, अभी तक उसने हमको पेमेंट नहीं किया है, तो जब वो पैसा देगा, यानी पैसे देने वाले व्यक्ति को हम डेप्टर बोलते हैं और पैसे लेने वाले को हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये भी आपका एक्सटर्नल यूजर है, ये भी आपका क्या है? एक्सटर्नल यूजर है। आगे जो है ये हम लोग जो है एक्सप्लेन इसका ठीक से करेंगे, बिकॉज आगे ये मेन टॉपिक्स में है। उसके बाद है लेंडर्स, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट टीटीसी। एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? हमारे लिए एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, हमारे लिए एक्सटर्नल यूजर है। ओके, अब आगे हम एक टॉपिक देखेंगे। आगे वाला जो टॉपिक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है एडवांटेज और यूज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देख लेते हैं। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज, एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है? एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है अकाउंटिंग का कि ये बिजनेस के मैनेजमेंट को क्या करता है? हेल्प करता है, बिजनेस के मैनेजमेंट को हेल्प करता है। यानी फर्स्ट एडवांटेज है इसका हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस को मैनेज करने में ये मेन रूप से क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प करता है यानी क्या करता है? यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे कम्युनिकेट की जाती हैं इजीली। उसके बाद बोल रहा है हेल्पफुल इन प्लानिंग। उसके बाद आपका टॉपिक है हेल्पफुल इन प्लानिंग। जो अकाउंटिंग होती है इसका एडवांटेज नंबर 2 ये है कि जो हम भी प्लान करते हैं अपने बिजनेस का, जो हम कुछ प्लान करते हैं उसमें हमको क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। उसमें हमको क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। हेल्प कैसे मिलता है इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमको पता रहेगा ना कि हमारे बिजनेस को किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है, इसीलिए हम अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जब हम अपनी अकाउंटिंग अच्छे तरीके से करते हैं, जब हम अपनी अकाउंटिंग अच्छे तरीके से करते हैं, हमको अपनी अकाउंटिंग की हर एक चीज़, पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव चीज़ पता होती है, तो हम क्या करते हैं? कोई भी डिसीजन इजीली ले लेते हैं। कोई भी डिसीजन क्या करते हैं? इजीली ले लेते हैं। यानी अगर अकाउंटिंग हमारा ठीक तरीके से हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? इजीली जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है बोल रहे हैं हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे वे में कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज हम अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं। हमको पता है कि कौन सी चीज़ कितनी बिक रही है, कौन सी चीज़ कितनी घट रही है, किस सामान में हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, किस सामान में हमको कितने का लॉस हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं कंट्रोल, और जब कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम इसीलिए उस टॉपिक का क्या नाम है? हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। यानी हम अकाउंटिंग से क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जब हम अकाउंटिंग करते हैं यानी उसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको मिल जाता है। यानी परचेज हमने कितना किया, सेल हमने कितना किया, क्रेडिट हमने कितना किया, बैंक से ट्रांजैक्शन कितना किया, ये सारी जानकारी हमको अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती हैं। उसके बाद आपका टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग से दो चीज़ का इजीली पता कर लेते हैं, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, पहले इस टॉपिक को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है हमारा बिजनेस। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का दो मोटिव होता है। नंबर 1 सर्विस,
एंड नंबर 2 प्रॉफिट, नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस। लेकिन आप सभी को पता है कोई भी बिजनेस लॉस के लिए नहीं होता है, कोई भी लॉस हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन हम बिजनेस लॉस के लिए नहीं करते। यानी दो चीज़ होता है, चीज़ों को सर्विस देना, अपने बिजनेस की सर्विस देना सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर या इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर, और उसका प्रॉफिट और लॉस करना, ठीक है। यानी हम अपनी जब अकाउंटिंग बेटर तरीके से करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या होता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो बोल रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मीन्स क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम अपनी अकाउंटिंग अच्छे तरीके से करते हैं, जब हम अपनी अकाउंटिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो वहाँ पे हम करते क्या हैं, हम अपना जब एक साल का अकाउंटिंग वे उठा के देखते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, तो हमको वहाँ पे पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। जो भी रैंक है या फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमारा बिजनेस का रैंक इंक्रीज हुआ या बिजनेस का रैंक डिक्रीज हुआ, यानी पोजीशन ऊपर गई है या पोजीशन नीचे आई है। उसके बाद है आपका इनेबल्स कॉम्पिटिटिव स्टडी, ठीक है। ये क्या कर देता है, इनेबल कर देता है यानी ऑन कर देता है आपको यहाँ पे ये पता करने के लिए कि आपका एक साल का कॉस्ट, एक्सपेंस, सेल्स और प्रॉफिट कितना हुआ है। आपको ये सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है इस अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेल्पफुल इन असेसमेंट इन टैक्स लायबिलिटी। जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो जो टैक्स लायबिलिटी होता है, यानी जो टैक्स हमको पे करना होता है गवर्नमेंट को, वो भी हमको इजीली पता चल जाता है कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में इतना हमारा अर्निंग है, इतना हमारा प्रॉफिट है, यानी हमको टैक्सेशन इतने का करना होगा। या ये भी चीज़ हमको कहाँ से पता चलता है, अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है, और वो हमारा क्या है, एडवांटेज है। उसके बाद है आपका एविडेंस इन लीगल मैटर्स। सपोज आपके ऊपर कोई केस कर दिया, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास लीगल एविडेंस पहले से ही मौजूद है। बिकॉज आपने कोई भी सामान जो है सोल्ड किया है या आपने कोई भी सामान परचेज किया है, उसका आपने रिकॉर्ड, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमेशा लीगल एविडेंस है, यानी आप खुल के बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद है आपका फैसिलिटी सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटी सेल ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमको सेल के लिए टू मच फैसिलिटी मिलती है, हम कहीं भी सेल और परचेज इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सामान लीगल होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं आपका हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, तो हमको बैंक भी इजीली क्या लोन प्रोवाइड कराने लगते हैं। जब हमारे बिजनेस का वो ग्रोथ देखते हैं, जब वो हमारे बिजनेस का इंक्रीज वे देखते हैं, तो वो हमको लोन के लिए जो है इजीली वो कॉल कर सकते हैं। यानी हम अच्छे से बिजनेस करें, अच्छे से अकाउंटिंग करें, तो हमको इजीली लोन हम रेज कर सकते हैं कि हमको लोन चाहिए और बैंक हमको प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद आपका हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। मैंने बताया क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हमारी अकाउंटिंग अच्छी होती है, जब हमारी अकाउंटिंग अच्छी करने लगते हैं हम लोग, तो होता क्या है, जब हम अपनी अकाउंटिंग अच्छी करने लगते हैं तो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि लोग जब हमारे पास आएंगे तो वो अपनी कैपिटल लेके आएंगे, फिर हमारा बिजनेस क्या है, ग्रोथ करेगा, ठीक है, बिजनेस हमारा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और उसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक है हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन एरर्स एंड फ्रॉड। जब हम अपनी अकाउंटिंग कर लेते हैं तो हम यहाँ पे डिटेक्ट करना सीख जाते हैं कोई भी गलतियाँ या कोई भी फ्रॉड। एरर्स एंड फ्रॉड का मतलब ये है कि कोई भी गलती अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाती है, या कोई फ्रॉड करता है तो भी पता चल जाता है। सपोज करिए आपके बिजनेस में आपने कोई एम्प्लॉय रखा है, आपका कैशियर है या आपका मैनेजर है, अगर वो आपके पैसे में थोड़ा सा भी इधर उधर करता है तो अकाउंटिंग के थ्रू आप पता कर सकते हो कि उसने कोई फ्रॉड किया है या उसने कोई एरर्स किया है। तो ये रहा आपके फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक्स, जिसमें आपका कुछ और है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, और ये चैप्टर होता है क्लोज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अगली अकाउंटिंग करेंगे, यानी अगली अकाउंटिंग का मतलब है सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग उसका रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो मेन हम लोगों का जो है चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म।
ये अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे और कल के क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्लोज है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ था नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस प्रॉब्लम पे हम फिर से जो है उसका सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में कर लेंगे। ओके, अभी के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे और मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।